हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक। इसमें आज हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल और फिनॉलों का विरचन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्को सब सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम एल्कोहलों का विरचन। एल्कोहलों को कैसे बनाएंगे? तो जो प्रथम मेथड है वो एल्किनों से। किससे बनाएंगे हम? एल्किन। एल्किन के ऊपर हम जल का योग कर देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ अम्ल कैटलिस्ट, मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल का योग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। देखो ये एल्किन है, ये जल का योग हो रहा, ये हमें मिल गया एल्कोहल। ये कैसे मिला, ये कैसा हुआ जल का योग, इसको हम समझेंगे इसकी क्रिया विधि से। दूसरी यह है कि यदि असम्मित एल्किन ली, देखिए डबल बॉन्ड के इधर का वातावरण अलग है और इधर का अलग। असम्मित एल्किन पर H2 का योग करवाते हैं तो हमें मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम क्लियर करेंगे इसकी क्रिया विधि से। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी क्रिया विधि को समझिए। देखिए क्या होता है कि सर्वप्रथम हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि इसकी क्रिया विधि को असम्मित एल्किन पर समझाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई किससे? H2O से इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, तनु अम्ल। क्लियर? क्या होता है देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है, जो अम्ल है वो कैटलिस्ट का काम करता है, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये अभिक्रिया को इनिशिएट करा कौन? अम्ल, प्रोटॉन। ठीक है, जैसे ही हमें पता है एल्किन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है प्रोटॉन। अब देखिए ये अगर इधर भी शिफ्ट हो सकते और ये इधर भी शिफ्ट हो सकते बाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, ये बनेगा 2 डिग्री, और इधर शिफ्ट होंगे तो तब बनेगा 1 डिग्री। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होता, इसलिए CH3 CH CH2 इस पर जुड़ गया H, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये मिल गया आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट स्टेप में H2O। H2 में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये आराम से न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है और ये अटैक कर लेता है यहाँ पर। तो CH3 CH CH2H, और ये बन गया ऑक्सीजन H H H, अरे आ गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अभिक्रिया को इनिशिएट किया और अभिक्रिया के एंड में एज इट इज निकल जाना। तो जो प्रोटीन ऐड हुआ, सॉरी जो प्रोटॉन ऐड हुआ है वो प्रोटॉन वापस रिमूव भी होगा, तो ये यहाँ से H निकलेगा, H प्लस के रूप में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और हमें मिल जाएगा CH3 CH CH2H, और ये OH, ये बन गया एल्कोहल। अब मार्कोनिकोव नियम यूं कहता था, जब असम्मित एल्किन पर असम्मित अभिकर्मक का योग होता है तो अभिकर्मक का हाइड्रोजन एल्किन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो मार्कोनिकोव कोई नियम नहीं होता, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही क्लियर हो गया। देखो ये होगी इसकी क्रिया विधि, और OH यहीं क्यों जुड़ा ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसने एक कॉमन यहाँ पर मैकेनिज्म दी है, मैंने उससे क्लियर कर दिया, इसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार से आपको नहीं देखना मैकेनिज्म को जैसे मैंने बताया वैसे ही याद आपको रखना है। तो ये हो गया एल्किन पर जल का योग। देखो जब भी एल्किन पर जल का योग करोगे तो अभिक्रिया को इनिशिएट करने के लिए आपको अम्लीय माध्यम में करना ही पड़ेगा। इसके लिए अम्ल की आपको 1-2 ड्रॉप डाल देनी है, मतलब डाइल्यूट एसिड यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एल्कोहल बनाने का बेस्ट मेथड है, जहां से भी आपके क्वेश्चन आता है, वो है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोबोरोनीकरण और ऑक्सीकरण। ठीक है, सर्वप्रथम हम लेते हैं डाइबोरेन, मतलब इसको लिखते हैं B2H6। इसका एल्किन पे योग होता है जिससे ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। इसकी क्रिया विधि में एनसीईआरटी में नहीं है, जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तब वहां से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके ऊपर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर
ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये असमित एल्कीन है, डाइबोरोन आया, अब डाइबोरोन पे 3, एक पे कितना ऐड हो जाए ना 3, तो इसलिए एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। एक बार एक जुड़ा, इसने अटैक किया, है ना? फिर ये दूसरा आया, दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जैसे ये 3 आए, ये ट्राई एल्किल बोरोन बन गया, 3 जुड़ गया, जुड़ने के बाद अब ये पहले कन्वर्ट होता है ट्राई एल्किन बोरेन ट्राई एल्कोक्सी में, ठीक है? CH3 CH2 CH2 ये ऑक्सीजन, फिर CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, ये CH3 CH2 CH2 और ये ऑक्सीजन और ये बोरोन, ट्राई एल्कोक्सी बोरोन में कन्वर्ट होता है। ट्राई एल्कोक्सी बोरोन के बाद फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है? अपघटन के द्वारा अल्कोहल में। देखो फिर ये टूट जाता है यहाँ से वाटर के द्वारा, HOH HOH H और OH, 3 मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं अल्कोहल के। अल्कोहल में यहाँ पर OH वहां पर जुड़ता है जहां पर भीड़ कम हो, लेस इन दैट साइट पे, यानी एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है। कोप क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक, ये याद रखना है क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो मिलता है 100%। क्लियर? ये रिएजेंट आपको याद होने चाहिए। ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोनिल यौगिकों से, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनिल यौगिकों से बनाना। अब कार्बोनिल हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है? यहाँ तो कार्बोनिल यौगिक या उनका डेरिवेटिव, तो एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से, उनके रिडक्शन से बनाते हैं। जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो हमें एक तो कर सकते हैं हम निकल प्लेटिनम और पैलेडियम धातु यूज कर सकते हैं, या फिर हम 2 रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वो तो हमें देगा प्राथमिक एल्कोहल, क्या मिलेगा उससे हमें? प्राथमिक एल्कोहल। और जो कीटोन है उससे मिलेगा हमें सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? ये देखो एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। तो एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन किया प्लेटिनम, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, ये यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन का योग कर रहे हैं तो रिडक्शन तो हो रहा, अपचयन हो रहा। अब यहाँ पर निकल प्लेटिनम और पैलेडियम इसलिए यूज करते हैं ताकि हाइड्रोजन भी गैस है, उसे सरफेस चाहिए एडजॉर्ब होने के लिए, अधिशोषित होने के लिए, सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर इनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम को, ठीक है? वो भी बारीक बारीक सूक्ष्म विभाजित ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस उस पर अधिशोषित हो सके और रिएक्शन से ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिल सके। क्लियर? तो देखिए ये H2 ये प्राथमिक एल्कोहल मिल गया, और एक कीटोन कीटोन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया तो हमें ये द्वितीयक एल्कोहल मिल गया। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं हम इस पे कार्बोक्जिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। अगर कार्बोक्जिलिक अम्ल लिया हमने, उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन सेकंड स्टेप में जलयोजन कर दिया तो हमें मिल जाता है प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है? तो मतलब कार्बोक्जिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा पर्पल अपचायक द्वारा अपचयित हो जाते और प्राथमिक एल्कोहल की उत्तम लब्धि देते। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है क्वेश्चन यहाँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है, ये एसिड को एल्कोहल में तो आसानी से बदल देता, पर्पल अपचायक है भाई, लेकिन ये क्या होता, महंगा होता। अतः इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। अब औद्योगिक स्तर पर बनाओगे आप तो वहां तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इसका अल्टरनेट मेथड डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो अल्टरनेट मेथड क्या है वही बता रहा हूं मैं। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्जिलिक अम्लों का एल्कोहलों में अपचयन करने के लिए उन्हें एस्टर में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाई, एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि
कौन सा, अम्लीय एस्टिफिकेशन, ठीक है ना, और ये बना लिया एस्टर। इस एस्टर को फिर उत्प्रेरक हाइड्रोजन के द्वारा और निकल प्लेटिनम जो लिया है उसके द्वारा एस्टर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, अल्कोहल में वापस। अरे जो यूज किया था एस्टर बनानी है तो वापस बाहर निकल गया, और ये एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, एल्कोहल में। क्लियर। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं हुआ, तो जो एक्सपेंसिव कैटलिस्ट था, रिएजेंट था, उसकी जगह अल्टरनेट मेथड यूज कर ली। क्लियर। तीसरा है हमें बनाने का, देखो कार्बोनिल भी हो गया। तीसरी मेथड है हमारा ग्रीगनर अभिकर्मक। सबसे पहले तो जानते हो आप ग्रीगनर अभिकर्मक क्या होता है, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर। इसमें इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये इसका जो बॉन्ड है ये तो है ध्रुवीय बॉन्ड, पोलर, और मैग्नीशियम हैलोजन के बीच का बॉन्ड है ये है आयोनिक, 100% आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। अब यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करता है। तो हम जानते हैं कि अगर कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो, अगर एक R एक H है तो एल्डिहाइड, और दोनों R है तो कीटोन। इस पर कार्बोनिल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है, इसलिए ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है किस पर, कार्बन पर, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। इस पर ये नेगेटिव चार्ज आराम से अटैक कर लेता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही है RMgX की रिएक्शन। देखो इसने खींचे इलेक्ट्रॉन, इसने अटैक किया, और इस पर आया नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव पार्ट आकर जुड़ गया, तो ये तो बना मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, क्या बना, यौगोत्पाद। क्लियर। अब इसका कर लेंगे हम अपघटन। कैसे करते हैं, जल अपघटन, ये H ये OH उड़ गया, ये तो कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, और बाहर निकल गया हमारे पास MgOH और X, और ये मिल गया हमें प्रोडक्ट R, ये OH। क्लियर, एल्कोहल। देखिए अब ये है विभिन्न एल्डिहाइड, देखिए विभिन्न एल्डिहाइड है, उनकी रिएक्शन करवा रहे हम RMgX से। तो यदि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हो तब तो हमें मिलता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री। और यदि हमने एल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड लिया, तब हमें मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि हमने कीटोन लिया हो तब हमें मिलता है 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड से ही हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। क्लियर। अभी एक उदाहरण दे रखा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संभव उत्पादों की संरचनाएं तथा उनके आयुपेक्ष नाम दीजिए। ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकी अक्षय, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल समझ तो, एल्डिहाइड का पीछे क्या लगता है, एल, इसका मतलब ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूटेनॉल। इसका अगर अपचयन करेंगे तो ये H और ये OH, हमें क्या मिलेगा, 1 ब्यूटेनॉल मिल गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन। देखो अब एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, वो है एक होता है सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4, एक होता है डाइल्यूट H2SO4। जो कंसंट्रेटेड है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने का काम करता है, रिएजेंट कैसा करता है, रिमूव। और जो डाइल्यूट H2SO4 है ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने का काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रोपीन के जल योजन से मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोपेन 2 ओल ही बनेगा। क्लियर। तीसरा,
प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपेनॉन सिंपल एसीटोन को प्रोपेनॉन कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये एसीटोन है, सिंपलेस्ट कीटोन है, इसका आईपीएस नाम प्रोपेनॉन। इस पर यदि RMgX की रिएक्शन कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, मतलब मेथिल यानी CH3MgX, ये CH3 आएगा, वो चल जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 मेथिल, आईपीएस नाम देखोगे तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर, ये आ गया। ये एल्कोहल के विरचन की विधियां थी। यदि आपके एल्कोहल के विरचन मतलब एल्कोहल को बनाने की विधियां क्लियर हो गई हो तो हम आ जाते हैं फिनोलों के विरचन पर। फिनोल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल, का पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किससे गया था, कोलतार। मतलब क्या कि शुरुआत में ये बना बनाया था, हमें जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते थे तो उसमें एक था हमारा कोलतार, डामर, उस कोलतार से अलग किया, उससे मिला हमें एक फिनोल। हमने सिंथेसिस नहीं किया, हमने ऑलरेडी बने बनाए को अलग किया 19वीं शताब्दी तक, ठीक है। लेकिन आजकल फिनोल का औद्योगिक उत्पादन या संश्लेषण उत्पादन उत्पादन कैसे करते हैं, सिंथेसिस के द्वारा। आज अलग नहीं करते, आज इसे हम बना लेते हैं। प्रयोगशाला में फिनोल को बेंजीन के उत्पन्नों में से निम्नलिखित किसी भी विधि द्वारा बना सकते हैं। पहली तो है हमारे पास फिनोल बनाने की हेलो एरिन से। क्लियर, अब हेलो एरिन में देखो, हेलो एरिन क्लोरोबेंजीन, जैसे कि हेलो हेरिन के रूप में कौन से ले रहा हम, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हम NaOH से, ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एवं 320 एटमॉस्फेरिक दाब, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मिलता है, देखो ये दे देता हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम में ArSN2, यहाँ जुड़ता है Cl निकल जाता। अब माध्यम कौन सा, क्षारीय, इसलिए ये रहता सोल्ट के रूप में, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर, फिर इसको हम कर देते हैं अम्लीय, जैसे अम्लीय किया ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। ये थी इसकी क्रियाविधि। देखो आगे दे रखी, ये क्लोरोबेंजीन लिया, NOH से रिएक्शन करवाई, टेम्परेचर उच्च चाहिए क्योंकि आसानी से रिएक्शन होती नहीं, दाब मान भी उच्च चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है। Cl, ये सोल्ट बन गया किसका, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनोल का क्या है ये सोल्ट। अब सोल्ट क्षारीय माध्यम में सोल्ट है, अगर इसमें प्रोटॉन डालना तो यहाँ इसमें डालना पड़ेगा HCl अम्ल, माध्यम कौन सा करना पड़ेगा, अम्लीय। जैसे ही माध्यम मीडियम आप अम्लीय करोगे आपको मिल जाएगा फिनोल। क्लियर, पहली हुई क्लोरोबेंजीन से बनाना। दूसरा देखिए वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। देखो सबसे पहले बेंजीन लिया, बेंजीन को ओलियम के साथ गर्म किया, ओलियम जानते हो ना, H2SO 5 और 2 7 है ना, ओलियम, मतलब H2SO4 तो है, इसके साथ SO3 और है, ठीक है। तो ओलियम अति सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, उससे रिएक्शन करवाए तो ये सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन को NOH से गर्म किया तो पहले फिनोल का सोल्ट बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें कन्वर्ट होगा ये देखिए ये O माइनस Na प्लस में, फिर इसमें H प्लस डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। क्लियर, तीसरा है हमारे पास डाइओजोनियम लवणों से, ये भी सिंपल सी मेथड है। देखो सबसे डाइओजोनियम किसका बनेगा, एमीन का, मतलब सीधी सी बात होगी एमीन से फिनोल बनाना। एक हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन से फिनोल, एक हो गया बेंजीन से फिनोल, एक ले रहे हैं हम एमीन से फिनोल। तो एनिलीन लिया, इस NH2 को Na2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या बना लिया, BDC सोल्ट, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड सोल्ट। इसकी जल योजन थोड़ा सा वाटर के साथ गर्म करते ही ये N2 गैस HCl बाहर निकल जाता, क्या जुड़ जाता है यहाँ पर OH, ये बन जाता फिनोल। फिनोल बनाने की बहुत अच्छी विधि है, बन गया फिनोल। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट किससे बनाएंगे, क्यूमिन से। ये भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूमिन होती क्या। क्यूमिन पे यदि आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हो तब बनती है क्यूमिन। देखो क्यूमिन है
ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये CH3 CH3, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्लियर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इससे बन गया क्यूमीन। क्यूमीन का किया आपने ऑक्सीडेशन, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गई, हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का यदि आपने क्या किया, अम्लीय जल अपघटन किया, तो ये कन्वर्ट हो जाता फिनॉल में और बाहर निकल जाता एसीटोन। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मेथड कि आपको आपका जो इच्छित प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट तो मिल रहा है, इच्छित उत्पाद मिल रहा है, जो बनाना चाह रहे हो तो मिल ही रहा है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको एसीटोन भी मिल रहा है। ये देखिए एसीटोन, एसीटोन फ्री में आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो आपको दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक काम का और दूसरा साइड प्रोडक्ट भी बहुत काम का, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं हम। फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमिन से किया जाता है। क्यूमिन आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, दोनों अम्ल के साथ क्रिया द्वारा इसे फिनॉल तथा एसीटोन में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि से उत्पादन में इस अभिक्रिया का उपोत्पाद यानी साइड प्रोडक्ट एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड में साइड प्रोडक्ट एसीटोन प्राप्त होता है अच्छी मात्रा में, हमें याद होना चाहिए क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड से। क्लियर, अब आ जाते हम इस पर भौतिक गुणधर्म पर, इनके भौतिक गुणधर्म को पढ़ते हैं। देखिए भौतिक गुणधर्म, एल्कोहल एवं फिनोल दो के फिनोलों के दो भाग होते हैं, एक एल्किल समूह तथा दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। दो भाग है, चाहे आप एल्कोहल लो ROH, यहाँ पर फिनोल लो AROH, दो भाग तो ये है एल्किल एरिल और दूसरा भाग है हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, एल्कोहल फिनोलों के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के कारण होते हैं। एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को सामान्यतः संशोधित करती है, कहलाते क्वथनांक। क्लियर, देखो एल्कोहल और फिनोलों के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते, ये तो वांडरवाल फोर्स बढ़ते, इसलिए हमेशा कौन सा भी हो जिसका भी कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी उसका क्वथनांक बढ़ेगा, ये तो कॉमन बात होगी। एल्कोहलों में शाखन बढ़ने के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी फर्स्ट क्षेत्रफल कम होगा, पैकिंग कम होगी, तो क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट है, एल्कोहल फिनोलों में OH समूह अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एल्कोहल का OH दूसरे एल्कोहल के H के साथ क्या बना रखा है इसने, अंतराणविक। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बना रखा, इस कारण से ये एक दूसरे को अच्छे से पकड़ रखते हैं। इसी प्रकार फिनोल में हो गया। क्लियर, तो इस कारण से देखो आगे दे रखा, ये रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों यानी कि हाइड्रोकार्बनों, इथरो और हेलो एरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहलों तथा फिनोलों के क्वथनांक उच्चतर होते। क्यों, अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण। एथेनॉल तथा प्रोपेन का आणविक द्रव्यमान समतुल्य है, किंतु इनके क्वथनांकों में काफी अंतर है। देखो प्रोपेन 44 के लगभग द्रव्यमान, मेथोक्सीमेथेन ईथर 46 है और एथेनॉल 46, आणविक द्रव्यमान लगभग समान है। फिर भी क्वथनांक देखो तो प्रोपेन का 231 केल्विन बहुत कम है, मेथोक्सी का 248, ये तो चला गया 351 पे, कितना ज्यादा अंतर है। ये किस कारण हुआ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्लियर, ये हो गया विलेयता पाते। अगर हम विलेयता की बात करें तो क्या हो, एल्कोहल का OH वाटर मोलिक्यूल के H के साथ क्या बना था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण ये जल में क्या होता है, विलय होता है। एल्कोहल फिनोल, तो देखो एल्कोहलों और फिनोलों की जल में विलेयता उनकी जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये विलेयता एल्किल ऑब्लिक एरिल समूह के आकार बढ़ने के साथ घटती है। जैसा आकार बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी,
वाटर मॉलिक्यूल पास आ नहीं पाएगा। एक्चुअल में दो भाग होते हैं ना, एक तो हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो जल को प्रतिकर्षी करता है, वो पार्ट अगर बड़ा होता जाएगा ऐसे, तो फिर वो विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। देखो, विरचन पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिया, अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। एल्कोहल है हमारे पास। एल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब ये नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, देखो आर ओ और एच। एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और एक ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर नाभिक रागी अभिक्रिया होगी, कौन सी, एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में काम करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा, ये वाला। और यदि ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम करेगा, तब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो देखो, पहला, जब एल्कोहल नाभिक रागी का रूप में काम करे, न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करे, कौन, एल्कोहल। जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के मध्य आबंध टूटता, कौन सा वाला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का। देखो कैसे, कार्बोकेटायन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, अटैक किया लोन पेयर ने, ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज, इसलिए तुरंत H प्लस को बाहर निकाल देगी ऑक्सीजन, और ये बदल गया आपके पास ईथर, और H प्लस बाहर निकल गया, बॉन्ड टूट गया। और यदि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, देखिए दूसरा, जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो CO के मध्य आबंध टूटता है, कौन सा वाला, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला बंध टूटता है। यानी कि प्रोटोनीकृत एल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करता है। देखो, RCH2OH H प्लस, ये प्रोटॉन आ गया, RCH2OH2 प्लस आ गया। अब हमें पता है कि H2 गुड लिविंग ग्रुप होता, अगर इस पर थोड़ा सा भी ड्राइविंग फोर्स मिल जाए, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर ले, तो तुरंत H2 प्लस H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ये बन गया हमारे पास एल्किल हैलाइड। अतः OH और CO आबंध के विदलन का आधार पर एल्कोहलों एवं फिनोलों की अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। क्लियर, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट कुछ अभिक्रियाएं। पहले देखते हैं अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता, कौन सा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता। इसके लिए पहली रिएक्शन है धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल धातु के साथ, सोडियम के साथ करवाओ या एल्यूमिनियम के साथ करवाओ, हमें क्या मिलती है, उसका सोल्ट बन जाता है, और अब बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो देखो, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, अरे एल्यूमिनियम तरतेक ब्यूटिक एल्कोहल लिया, ये देखो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाए तो एल्यूमिनियम तरतेक ब्यूटोक्साइड मिल गया, ये बन गया। अब इसके देखिए, एल्यूमिनियम तरतेक ब्यूटोक्साइड मिल गया। इसी प्रकार फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिल जाता। मतलब क्या है कि फिनॉक्साइड या एल्कोक्साइड मिलता है और हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। दूसरा हमें यह है कि उपरोक्त अभिक्रिया दर्शाती है कि एल्कोहल और फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तभी तो धातु क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की। और अगर एल्कोहल फिनॉल अम्लीय है तो अभिक्रिया कौन सी हुई, अम्ल क्षार, इसलिए तो फिनॉक्साइड क्या मिला हमें, सोल्ट मिला, और बाहर निकल गई H2 गैस। क्लियर। तो जैसे एल्कोहल आया और क्षार आया, तो ये संयुग्मी अम्ल में बदल गया और ये बन गया संयुग्मी क्षार, एल्कोक्साइड क्या, संयुग्मी क्षार। क्लियर। अब हम एल्कोहलों की अम्लता की बात करें तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। इसके कारण OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध, अगर ये ज्यादा ही पोलर है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगी,
H+ जितना आसानी से निकलेगा, वो निकलने का कारण रहेगा ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा खींचेगी, तब खींचेगी जब इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेफिशिएंट। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जितनी इलेक्ट्रॉन की भूखी होगी, वो उतने ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। जितना ज़्यादा खींचेगी, H उतना ही जल्दी बाहर निकलेगा और उतनी ही अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा शो करेगा। अब ऑक्सीजन को दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो आसान वो बॉन्ड की ध्रुवणता कम हो जाएगी, पोलरिटी, और वो आसानी से H+ को नहीं निकाल पाएगा, तो उसका अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में तीन चीजें हैं। वो ये है, देखिए वो क्या है, इसमें एक R देने वाला ग्रुप, इसमें दो एल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसमें तीन, इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय हुआ ये वाला, द्वितीयक कम हुआ, तृतीयक सबसे कम अम्लीय हुआ, अम्लता का घटता क्रम। ठीक है, एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है, जल से भी दुर्बल अम्ल है। जल, ये कैसा पता चलेगा, ये जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करना से स्पष्ट हो जाता है। देखो, जल की रिएक्शन अगर एल्कोक्साइड से करवा दें, अगर जो ज्यादा अम्ल है वो जल्दी H देगा, तो प्रबल अम्ल अगर ये है तो तुरंत H इसको दे देगा, और ये खुद OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अम्लीय ज्यादा कौन हुआ, जल, किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में। क्लियर। अब देखते हैं नीचे, फिनोलों की अम्लता। देखो, फिनोल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल में H+ निकलने के बाद, एल्कोहल और फिनोल में H+ निकलने के बाद ये OH है, इसमें H+ निकला तो RO- में कन्वर्ट होगा, इसमें निकला तो ये, देखो ये O- में कन्वर्ट होगा। इसमें ये लोन नेगेटिव चार्ज क्या है, स्थानीयकृत एक जगह ही रह जाता है, और इसमें ये जैसे ही H+ बाहर निकलेगा, इसमें अनुनाद चालू हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ, और ये इसमें घूमने लग जाता है। इसलिए इसका जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल होता है इन किसकी तुलना में, एल्कोक्साइड आयन की तुलना में। इसलिए फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है एल्कोहल की तुलना में। क्लियर। तो देखो, इसलिए फिनोल की ज्यादा अम्लीय अनुनाद चालू होने के कारण। क्लियर। देखो, इसने यूं कहा, किसी एल्कोहल का फिनोल का आयनन निम्न प्रकार से होता है, आयनन तो हो ही जाएगा H, ये माइनस और H+ में, इसी प्रकार O- और H+ में। अब फिनोल में OH से संयुक्त sp2 कार्बन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे उच्चाबंध की ध्रुवणता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल का आयनन में वृद्धि होती है। जब हम एल्कोक्साइड एवं फिनोक्साइड आयनों के स्थिति के बारे में जांच करें, तो एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानागत होता है एक जगह, जबकि फिनोक्साइड आयनों में विस्थानीकृत होता है। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई आपके, बहुत अच्छा लिख रखा है एनसीईआरटी में ये, देखो अनुवाद में गया। अब ये आपको इससे भी समझ में आ जाएगा कि एल्कोहल में, देखो ये टेबल है, इस टेबल से समझाता हूं मैं आपको सारी चीजें। कुछ फिनोल और एल्कोहल के पीके का मान दिया है, ठीक है, एसिड का पोटेंशियोमेट्रिक मान। देखो आप, देखो जो जितना अम्लीय रहता है उसका पीके पीके उतना ही कम होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, चर्चा कीजिए। यह है फिनोल, ये OH, ये जुड़ रहा है इसकी पैरा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन में नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब यदि ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रिंग में तो घूम ही रहा, जिनके साथ ये ग्रुप NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये भी खींचेगा, मतलब इसका स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। फिनॉक्साइड का स्थायित्व ज्यादा होने के कारण H+ को और जल्दी निकलेगा, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा, इसका पीके मान कम, मतलब 7.2। क्लियर। दूसरा देखिए, इसी प्रकार मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा में अनुनाद ठीक से होता नहीं, देखो ये 1 2 3, ये O-, ये O-, और ये आ गया हमारे पास मेटा पे NO2। देखो, ये अगर यहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, होगा,
और ये नेगेटिव चार्ज होगा। फिर अगर ये यहाँ डबल बॉन्ड होएगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, फिर अगर ये यहाँ पर आएगा तो ये वापस यहाँ जाएगा। तो ये इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं ताकि उसको स्टेबल कर सके NO2 ग्रुप, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति ऑर्थो और पैरा की तुलना में क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसका पीके मान ज्यादा है ऑर्थो और पैरा की तुलना में। अब देखो नॉर्मल फिनोल वो तो है ही है, NO2 कम खींचेगा, कम स्टेबल होगा। ऑर्थोकिरसोल, मेटाकिरसोल, पैराकिरसोल, इनमें CH3 ग्रुप लगा रहता है और CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो एक तो रिंग को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल रहा, लेकिन ग्रुप से मिलेगा, तो इन ग्रुप से मिलने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, स्थायित्व कम होगा, तो H+ को और आसानी से नहीं दे पाएगा। इस कारण से ऑर्थो और पैरा का तो ज्यादा अम्लीय है, यानी इसका मान तो ये देखो ऑर्थो पैरा ये कम अम्लीय है, मेटा ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि मेटा पे वो ग्रुप काम नहीं करता, +R इफेक्ट काम नहीं करता। और एथेनॉल देखो, एथेनॉल तो 15 पे गया है, स्थानीय करते हैं यहाँ। इस टेबल से क्लियर हो गया, टेबल से क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अल्कोहल एसिड से रिएक्शन कर कर क्या बनाता, एस्टर बनाता। अगर एल्कोहल लिया तो एस्टर बन जाएगा एल्कोहल का, और फिनोल लिया तो फिनोल का एस्टर बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ तो एसिड से रिएक्शन करवाओ या एसिड एनहाइड्राइड से करवाओ तो भी एस्टर ही बनता है, या एसिड क्लोराइड से करवाओ तब आप रिएजेंट क्या लेते हो, पिरिडीन लेते हो, तब भी एस्टर ही बनता है। दो में तो आप लेते हो अम्लीय एस्टरिफिकेशन, दूसरा में लेते हो आप क्षार। एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हो तो आप लेते हो क्षार, क्षार रूप में क्या लेते हो, पिरिडीन, दुर्बल क्षार। ठीक है, ये क्यों लिया, इसका क्या केमिस्ट्री है देखिए। कार्बोक्जिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति कुछ मात्रा में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, तो इसमें बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता। मतलब क्या, उत्क्रमणीय, तो जो जल मरा उसको तुरंत निष्कासित करते जाओ, अभिक्रिया का प्रोडक्ट बनता जाएगा। अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षारक की उपस्थिति में की जाती है। अगर एसिड क्लोराइड लिया तो पिरिडिन लेंगे क्षारक, जिससे कि अभिक्रिया बने शेल को उदासीन किया जा सके। ये साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। एल्कोहल तथा फिनोल में एसिटिल समूह का प्रवेश एसिटिलीन कहलाता है। तो इसका उदाहरण है एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीन से प्राप्त होती है। एस्पिरिन पढ़ा ना आपने, जो आपके होती है पेन किलर मेडिसिन। तो देखो कैसा बनती है, देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये होता है बेंजोइक एसिड, ये होता है बेंजोइक एसिड, क्या होता है बेंजोइक एसिड। उसकी अगर ऑर्थो पोजीशन पर OH है तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की एसिडिक एनहाइड्राइड से अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल और इससे एसिटाइल ग्रुप से हमें बन जाता है एस्टर। ये एस्टर बन गया तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बन गया, एसिटिल ग्रुप आ गया ना, इसको कहते हैं एस्पिरिन। क्लियर। ये तो थी सारी रिएक्शन कौन सी वाली, वो वाली जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वो वाली अभिक्रिया जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध का विदलन होता। पहला है हाइड्रोजन हेलाइडों के साथ रिएक्शन। अल्कोहल हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन कर कर एल्किल हेलाइड बनाता है। ठीक है, बनाता है। SN2 या SN में रिएक्शन देता है, एक साइड से अटैक हो जाता है और एक निकल जाता है। ठीक है, अब तीनों वर्गों की एल्कोहल कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के प्रति क्रियाशीलता के आधार पर विभेद किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उसको कहते हैं लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण में क्या होता है, सांद्र HCl एवं ZnCl2 में अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल की लुकास समीकरण। लुकास अभिकरण से हम क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। लुकास समीकरण में क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसको मिलाकर हम कहते हैं लुकास समीकरण। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं इससे। जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाते तो हम देखते हैं कि वो करवाता है, देखो तृतीयक एल्कोहल द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है विलेयता की। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से हैलाइड बनाता है। प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है। मतलब अगर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है, तो अगर तृतीयक होगा तो तुरंत धुंधलापन आ जाएगा, प्राथमिक होगा तो उसे गर्म करना पड़ेगा थोड़ा, तब लुकास समीकरण में रिएक्शन करेगा।
तो तीनों विभेद करने का मेथड है लुकास परीक्षण। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए रिएजेंट। इसके बाद हम आते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो हमें क्या बनता है इसके साथ? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है। क्लियर? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण देखो, एल्कोहल में जब जलयोजन कर रहे थे एल्कीन में, तब हम ले रहे थे तनु H2SO4। जब हम निर्जलीकरण करेंगे तो सांद्र H2SO या सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल लेंगे, है ना, अथवा निर्जलित जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं। ये कौन सा है? लोइस अम्ल। एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरक द्वारा निर्जलित होने जल के अणु के निष्कासन में एल्कीन बनती है। देखो एल्कोहल से वापस किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कीन में। क्लियर? एक मेथड और है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये देखो 423 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। एथेनॉल 443 केल्विन पर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये रिएक्शन आगे काम आएगी, वो इसलिए है कि देखो यदि आपने द्वितीयक तरह एल्कोहल निर्जलीकरण अपेक्षित मध्यम परिस्थिति में होता है, कम टेम्परेचर पर ज्यादा कोष का, प्राथमिक का तो ज्यादा चाह रहा टेम्परेचर, और द्वितीयक और तृतीयक तो 351 पे हो गया 20% में ही, 50% चाहिए। देखो जैसे जैसे प्राथमिक एल्कोहल के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए निर्जलीकरण के लिए, तृतीयक द्वितीयक के लिए कम, तृतीयक के लिए सबसे कम चाहिए। क्लियर? तो इसको समझेंगे हम इसकी क्रियाविधि से। देखो अब इसकी क्रियाविधि है, यहाँ पर भी है, नहीं यहीं पर है। देखो ये क्रियाविधि से समझते हैं। प्रोटोनिकल एल्कोहल का बनना, सबसे पहले H+ आया, वो एल्कोहल के ऑक्सीजन पर अटैक किया और ये बन गया प्रोटोनिकृत एल्कोहल। अब हम जानते हैं ये होता है गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए आराम से बाहर निकल गया और बन गया H+। अब हम जानते हैं कि जो आपने कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट वापस बाहर निकलेगा, तो यदि ये यहाँ से बाहर निकले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि दोनों बंध टूटते हैं, ये भी और ये भी, और कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कोहल को ऑक्सीकरण में OH एवं कार्बन, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध, कार्बन हाइड्रोजन बंधों का विदलन होता है और कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध बनता है, एक और बंध यहाँ बनता है। क्लियर? मतलब विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही है, दो हाइड्रोजन की। क्लियर? इसलिए अबंधों का ऐसा विदलन निर्मल ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, इन्हें विहाइड्रोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्कोहल अणु में से डायहाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है, एक हाइड्रोजन अणु की। प्रयुक्त ऑक्सीकरण अभिक्रमण के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में एक्सकर्ता हो जाता है, बाद में कार्बोनिक में बदल जाता है। डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑक्सीकारक रिएजेंट लिया है। देखो हमें पता है जो पोटेशियम परमंगनेट है, ये तो सीधा सा काम करता है प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीकरण करके किस में बदल देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यदि आपको सेलेक्टिव ऑक्सीकरण करना, मतलब एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ही या कीटोन तक ही ऑक्सीकरण करना है, उसको एसिड तक नहीं लेकर जाना, फिर आपको सेलेक्टिव ऑक्सीकारक लेने पड़ेंगे। देखो एक सेलेक्टिव ऑक्सीकारक है यहाँ क्रोमेट, CrO, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 लिया, ये एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीकृत करता, उसके आगे नहीं करता। इसी प्रकार प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट श्रेष्ठ अभिकर्मक है, PCC शॉर्ट में कहते हैं, जो कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का प्रीडीनो HCl के साथ संकुल है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का प्रीडीन और HCl के साथ क्या संकुल, उसको कहते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये भी सिलेक्टिव रिएजेंट है और ये होता है कीमोसेलेक्टिव। मतलब क्या है, ये एल्कोहल को, प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राथमिक OH को ही एल्डिहाइड में बदलता है। इसके अलावा उस कंपाउंड में जैसे अदर ग्रुप उपस्थित हो, जैसे एल्कीन, नाइट्रो और भी ग्रुप उपस्थित हो, तो उन पर ये रिएक्शन नहीं करता है। मतलब ये क्या है? कीमोसेलेक्टिव।
कीमो सेलेक्टिविटी किसे कहते हैं? किसी किसी अभिकारक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, लेकिन आने वाला अभिकर्म केवल एक ही क्रियात्मक समूह से रिएक्शन करता है, बाकी के साथ क्या रहता है? अनइफेक्टेड। उसको कहते हैं हम कीमो सेलेक्टिविटी। क्लियर? इसके बेसिस पर आगे देखिए आप, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में जाएगा, ठीक है। तो तृतीयक एल्कोहल को ऑक्सीकरण नहीं करते। प्रबल परिस्थिति में प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 तो तृतीय हो कुछ भी हो, ये एसिड में बदल देता, उच्च ताप पर विदलनी कर देता, ठीक है। अब एक और है प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को, पहले उनको वाष्प में बदलो 533 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करो। देखो एक कॉपर की नली लो गर्म, और उस पर प्राथमिक द्वितीय एल्कोहल को ऐसे प्रवाहित कर दो, तो वो प्राथमिक तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, द्वितीयक कीटोन में बदल जाएगा, तृतीयक से मिलती है हमें एल्किन। इसमें H और OH बाहर निकल जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, ये इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट। प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल तो एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता, तृतीयक से हमें क्या मिलती है? एल्कीन। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, ये याद रखने वाली चीज है। तृतीयक एल्कोहल का क्या होता है यहाँ पर? निर्जलन। बाकी दो का क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण यानी ऑक्सीकरण। क्लियर? इसी प्रकार हम आ जाते हैं मेथनॉल और एथेनॉल में। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेथनॉल और एथेनॉल में क्या है। देखो मेथनॉल एवं एथेनॉल के जैविक ऑक्सीकरण से शरीर में संगत एल्डिहाइड बनते हैं। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, इनका शरीर ऑक्सीकरण करेगा तो जैविक ऑक्सीकरण बोलेंगे, एल्डिहाइड बने, तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते अम्ल में, उनका एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण होता, अम्ल बनते। कभी कभी मध्यवसनी जो दारूडे रहते हैं, दारू पीने वाले शराबी, वो गलती से मेथनॉल मिश्रित एथेनॉल से विगुणित एल्कोहल भी कहते हैं, जिसे कौन सा? विगुणित एल्कोहल पी लेते हैं। मतलब ऐसा एथेनॉल पी लेते हैं जिसमें मेथनॉल की मिक्सिंग हो, तो शरीर में मेथनॉल पहले मेथनॉल में बदलेगा एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीकृत होता, फिर मेथनॉलिक अम्ल में बदल जाता। और जो मेथनॉलिक अम्ल है कारण होता है अंधता, मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए मेथनॉल को क्या करते हैं? पीने से अंधता आती है। वो क्यों आती? ये कारण है। ये आपसे इंटरव्यू में कहीं भी पूछ सकते हैं, या आरपीएससी में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। मेथनॉल की विषाक्तता के रोगी का उपचार तनुकृत एथेनॉल को अंत्यशिरा द्वारा प्रदान करके किया जाता है। अब जिसे मेथनॉल पी लिया, उसका इलाज कैसे करेंगे? उसको डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ इथेनॉल चढ़ाएंगे उसकी सिरा में, डायरेक्ट नस में चढ़ाएंगे। उससे क्या होता है कि एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम जल ग्रहण कर लेता है। जो एल्डिहाइड बनाता है मेथेनॉल, उसको मेथनॉल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम था ऑक्सीकारक, उसको जल में डिजोल्व हो जाता है, तो उसे जल खा जाता है। और उससे क्या एंजाइम को क्रिया करने की टाइम नहीं मिलता। उससे जैसे ही वो क्रिया के लिए दूसरा एंजाइम आएगा, तब तक किडनी से वो मेथनॉल बाहर निकल जाएगा और उसके जान बचाने के चांस ज़्यादा है। ये पैराग्राफ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनॉल की अभिक्रियाएं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।